स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों साल है 1962, दिन है 27 अक्टूबर। क्यूबा में मौजूद यूएसएसआर की न्यूक्लियर मिसाइल्स यूएस और यूएसएसआर को एक ऑल आउट न्यूक्लियर वॉर के किनारे पर ले आती हैं। इतिहास के सबसे भयानक दिन को ब्लैक सैटरडे का नाम दिया गया। आपको बता दें कि इससे पहले CIA क्यूबा में फिडेल कैस्ट्रो की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को गिराने के ना जाने कितने फेल्ड अटेम्प्ट्स कर चुका था, लेकिन उधर सोवियत रशिया यूएस के एकदम बैकयार्ड यानी क्यूबा में अपने पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल और मिलिट्री इन्फ्लुएंस बढ़ाता जा रहा था। यूएस की इसी इनसिक्योरिटी ने दुनिया को एक तीसरे विश्व युद्ध के मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। कोल्ड वॉर के इस फेमस इंसिडेंट में जियोपॉलिटिक्स का एक अहम नियम छिपा है, और वो ये कि अगर किसी सुपर पावर के बैकयार्ड में कोई दूसरी सुपर पावर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करती है तो ये केवल उस सुपर पावर के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। कट टू 21st सेंचुरी। आज यूक्रेन में चल रहा वॉर इसी जियोपॉलिटिकल रियलिटी का एक जीता जागता उदाहरण है। खैर दोस्तों, क्यूबा तो केवल एक एग्जाम्पल है। यूएस और उसके बैकयार्ड लैटिन अमेरिका के रिलेशंस वैसे भी कभी भी आसान नहीं रहे। 20th सेंचुरी की शुरुआत से ही अमेरिका का इंटरेस्ट केवल इस चीज में था कि वो उन सदर्न नेबर्स को अपने इंटरेस्ट के साथ कैसे अलाइन करे। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद तो यूएस ने इस रीजन को अपने साथ अलाइन करने के लिए यहाँ के ब्रूटल डिक्टेटर्स, टेरर ग्रुप्स और मिलिट्री रूल को भी भर भर के सपोर्ट किया। तभी से इस रीजन में नदन हेजमन का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस डिग्रेड होने लगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि क्या आप उस डॉक्ट्रिन का नाम बता सकते हैं जिसके तहत यूएसए इस रीजन में अपना एक्सक्लूसिव इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करता था। खैर उस समय यूएसए यहाँ पर सोवियत रशिया के इन्फ्लुएंस के लिए लड़ रहा था, लेकिन आज अमेरिका की हेजेमनी को चैलेंज करने वाले यूएसएसआर को चाइना ने रिप्लेस कर दिया है। उधर लैटिन अमेरिका में 19th और 20th सेंचुरी में फैला हुआ अमेरिकन इन्फ्लुएंस 21st सेंचुरी के मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में चाइना, इंडिया, जापान और ईरान जैसे इमर्जिंग एक्टर्स के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल इन्फ्लुएंस अगर किसी का दिखा तो वो है चाइना, यानी कि यूएस के बैकयार्ड में उसके एक सुपरवियल को अब दूसरे सुपरवियल ने रिप्लेस कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इस सेंचुरी की जियोपॉलिटिक्स को लार्जली यूएस और चाइना की सुपर पावर राइवलरी डिफाइन करती आई है। इंडो पैसिफिक, साउथ एशिया, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप और अफ्रीका में तो हमने इन दोनों की राइवलरी के खूब चर्चे सुने। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिछले 2 दशकों से जब अमेरिका, मिडिल ईस्ट और अफगानिस्तान जैसी कंट्रीज में बिजी था, उस दौरान चाइना यूएस के बैकयार्ड में अपने फुटहोल्ड्स स्ट्रेंथन कर रहा था। आज इन दोनों देशों की ग्लोबल हेजेमनी को लेकर राइवलरी लैटिन अमेरिका में भी हीटअप होती दिखाई पड़ रही है। तो आखिर चाइना इस रीजन में क्या कर रहा है? इसके पीछे उसका क्या मकसद है? क्या अमेरिका एक बार फिर इसको लेकर अपना रिस्पॉन्स कोल्ड वॉर एरा जितना सीरियस कर सकता है? आज हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लैटिन अमेरिका में यूएस और चाइना की राइवलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस यूपीएससी GS2 के IR सेक्शन में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़कर जाएंगे जैसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। लेकिन वो सवाल इस वीडियो के अंत में है, तो पहले इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों स्टडी IQ के फुली लाइव प्री प्लस मेंस बैच में लास्ट की कुछ सीट्स बची हुई हैं। इस बैच के इंपॉर्टेंट फीचर्स जैसे कि मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, 1-to-1 मेंटरशिप और MCQ बेस्ड रिवीजन जैसा ही एक और इंपॉर्टेंट फीचर है जो है कैप यानी कि करंट अफेयर्स प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सेशंस होंगे जो कि न्यू आर्टिकल्स और सभी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पब्लिकेशंस को कवर करेंगे, जिससे आपको हर एक सोर्स को सेपरेटली कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एक ही वीडियो सेशन में आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन रोज का रोज कवर होगा। और रिवीजन के लिए आपको उसी वीडियो लेक्चर से रिलेटेड PDFs भी प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिससे आपको रिवीजन के लिए भी अलग से कोई सोर्स ना ढूंढना पड़े। और दोस्तों ये सब कुछ आपको मिल सकता है मात्र 18,500 के डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप यूज करते हैं कूपन कोड AG Live। तो अब पूरे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ आप भी कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इस बैच से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन्ड कमेंट में मिल जाएंगी। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं बेसिक्स के साथ। दोस्तों साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन को अक्सर हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट असल में इन तीनों रीजन्स में स्लाइट डिफरेंस है। दोस्तों अमेरिकाज ब्रॉडली 3 रीजन्स में डिवाइडेड है, जिसमें पहला है नॉर्थ अमेरिका, दूसरा है सेंट्रल अमेरिका और तीसरा है साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पर मौजूद कनाडा और यूएसए को एक साथ
एंग्लो अमेरिका कहा जाता है, जबकि मेक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, कैरिबियन आइलैंड और साउथ अमेरिका को मिला दें तो इस पूरे रीजन को लैटिन अमेरिका कहा जाता है। सेंट्रल अमेरिका के पास कैरिबियन प्लेट पर कैरिबियन सी पड़ती है और उसके आसपास 3 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स यानी कि ग्रेटर एंटाइलस, लेसर एंटाइलस और लुकायन आर्किपेलागो को एक साथ कैरिबियन आइलैंड्स कहा जाता है। कैरिबियन आइलैंड्स को वेस्ट इंडीज भी कहा जाता है। आज हमारा एरिया ऑफ डिस्कशन पूरा लैटिन अमेरिका रीजन है। तो अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। दोस्तों, यूथोस रीजन के साथ चाइना के रिलेशंस को 16वीं सेंचुरी से ट्रेस किया जा सकता है। चाइनीज माइग्रेंट्स और लेबरर्स कई सदियों से इस रीजन में स्लेवरी करते आए हैं। 19वीं सेंचुरी में चाइना की क्विंग डायनेस्टी और लैटिन अमेरिका के बीच एक इनफेमस कुली ट्रेड भी देखने को मिलता है, जिसमें चाइनीज वर्कर्स को लैटिन अमेरिका के प्लांटेशन फार्म्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर स्लेव्स बनाकर बेहद वायलेंट और रिप्रेसिव कंडीशंस में काम कराया जाता था। अपनी पॉपुलेशन के साथ हो रहे इनह्यूमन ट्रीटमेंट को रोकने के लिए क्विंग गवर्नमेंट ने पहली बार कुछ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जैसे कि पेरू 1875 में, ब्राजील 1881 में और मॉस्को 1899 में फॉर्मल रिलेशंस एस्टैब्लिश किए। 1949 में चाइना की इंडिपेंडेंस के बाद चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट यानी कि सीसीपी को रिकॉग्नाइज करने वाला क्यूबा पहला देश बना। अगले 2 से 3 दशकों में सीसीपी और क्यूबा के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिलेशंस बहुत तेजी से फ्लरिश किए। जाहिर सी बात है, कोल्ड वॉर का माहौल था और क्यूबा पर कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस छाया हुआ था। खैर 1972 में यूएस ने सीसीपी को रिकॉग्नाइज किया और उसी के साथ पेरू, चिले, ब्राजील और अर्जेंटीना जैसी कई लैटिन अमेरिकन कंट्रीज ने बीजिंग के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश किए। लेकिन इन रिलेशंस में असली टर्न इस सेंचुरी की शुरुआत में तब आया जब चाइना ने 2001 में WTO में कदम रखा और वहीं से इन दोनों रीजन्स में रोबस्ट कल्चरल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिलेशंस गुथने शुरू हुए और पिछले 20 सालों में इन दोनों के रिलेशंस ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज ये रिलेशंस अपना रूप पूरी तरह बदल चुके हैं। आज इस रीजन में चाइना के एंगेजमेंट्स और उसके पीछे के कारणों को हम 3 सेक्टर्स यानी कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। आइए इनको एक एक करके समझते हैं। दोस्तों, लैटिन अमेरिका चाइना के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे कि इंपोर्ट्स या पोर्क मीट और नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि कॉपर, पेट्रोलियम, ऑयल और बाकी रॉ मटेरियल्स का मेजर सोर्स है। ये नेचुरल रिसोर्सेज चाइना के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बेहद क्रूशियल है। इसके बदले ये रीजन चाइना से मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है, यानी कि ये चाइना के हाई एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की मेन मार्केट भी है। 2001 में इस रीजन से कुल 1.6% एक्सपोर्ट्स चाइना जाते थे, जबकि 2020 में ये फिगर 26% पर पहुंच गई। वहीं यूएस के केस में जो एक्सपोर्ट्स 2001 में 56% हुआ करते थे, वो 2020 तक आते आते कुल 13% तक गिर गए। 2021 में चाइना ने इस रीजन से $221 बिलियन के गुड्स इंपोर्ट किए और $228 बिलियन के गुड्स एक्सपोर्ट किए। आज चाइना यूनाइटेड स्टेट्स को पीछे छोड़कर साउथ अमेरिका का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। वहीं लैटिन अमेरिका के केस में चाइना इस रीजन का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। चाइना और लैटिन अमेरिका का टोटल ट्रेड जो 2002 में कुल $18 बिलियन हुआ करता था, वो 2021 में $450 बिलियन से भी ऊपर चला गया। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि 2035 तक ये $700 बिलियन तक पहुंच सकता है। चाइना आज यूएस को रिप्लेस कर ब्राजील, चिले, पेरू और उरुग्वे जैसी कंट्रीज का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है और बाकी मैक्सिमम कंट्रीज का सेकंड लार्जेस्ट। इतना ही नहीं, बीजिंग इस रीजन की कई कंट्रीज जैसे कि चिले, कोस्टा रिका और पेरू के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुका है। फरवरी 2022 में उसने इक्वाडोर के साथ FTA नेगोशिएशंस की शुरुआत की। ट्रेड के बाद अब अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 2005 से लेकर मिड 2021 तक चाइना यहाँ $140 बिलियन इन्वेस्ट कर चुका है। इसमें से ब्राजील में $61 बिलियन और पेरू में $25 बिलियन इन्वेस्ट किए गए हैं। इसमें से 60% इन्वेस्टमेंट एनर्जी सेक्टर और 25% मेटल्स और माइनिंग सेक्टर में की गई है। 2005 से लेकर 2021 तक चाइना ने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में $66 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, जिसका 51% एनर्जी प्रोजेक्ट्स और 29% ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट्स को गया है। बात करें लोन्स की तो इस रीजन में चाइना के लोन्स वर्ल्ड बैंक, इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक और CAF डेवलपमेंट बैंक की कंबाइंड लेंडिंग से भी ज्यादा है। 2005 से 2020 तक चाइनीज बैंक इस रीजन को $138 बिलियन वर्थ ऑफ लोन्स दे चुके हैं। वेनेजुएला 2007 से लेकर आज तक $62 बिलियन के लोन के साथ इस रीजन में
चाइनीज लोन्स का लार्जेस्ट बोरोवर बन चुका है। इन लोन्स का 69% हिस्सा एनर्जी और 19% इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में दिया गया है। चाइना इस रिलेशनशिप को एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप बताता है। लैटिन अमेरिका एक रिसोर्स रिच रीजन है, लेकिन इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए उनके पास स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर ना के बराबर है। चाइना के मुताबिक इसीलिए वो यहाँ डेवलपमेंटल सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहा है। हालांकि चाइनीज लोन्स लो कंडीशंस के साथ आते हैं, लेकिन कई एनालिस्ट का मानना है कि इससे वेनेजुएला जैसी इकोनॉमिकली अनस्टेबल कंट्री पर डेट ट्रैप का खतरा लगातार बना रहता है। यहाँ के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि एनर्जी ग्रिड्स पर चाइना का एक्सेसिव कंट्रोल अपने साथ नेशनल सिक्योरिटी रिस्क भी लेकर आता है। चिली जैसी कंट्री जो अपने 40% एक्सपोर्ट चाइना को भेजती है, उसकी इकोनॉमी चाइना के ऊपर एक बड़े पैमाने पर डिपेंडेंट हो जाती है, जो किसी भी देश के लिए सही नहीं है। इतना ही नहीं, पैंडेमिक के दौरान चाइना ने लैटिन अमेरिका में $215 मिलियन के मेडिकल इक्विपमेंट जैसे कि वेंटिलेटर्स, टेस्ट किट्स और मास्क डोनेट किए, जबकि वॉशिंगटन का कंट्रीब्यूशन कुल $153 मिलियन का रहा। साथ ही चाइना ने इन कंट्रीज को चाइनीज वैक्सीन खरीदने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लोन्स भी प्रोवाइड किए, लेकिन कई कंट्रीज ने बीजिंग की इस वैक्सीन डिप्लोमेसी को लेकर कंसर्न्स रेज किए हैं। उदाहरण के तौर पर होंडुरास और पेरुग्वे का कहना था कि वैक्सीन के बदले उन्हें ताइवान के रिकॉग्निशन को ड्रॉप करने का प्रेशर बनाया गया। कुछ का कहना है कि वैक्सीन के थ्रू चाइना ने इस रीजन में अपने टेलीकॉम जायंट हुआवे के फुटप्रिंट्स को स्ट्रॉन्ग किया। उदाहरण के तौर पर चाइना के मिलियंस ऑफ वैक्सीन डोजेस मिलने के कुछ ही दिनों बाद ब्राजील के रेगुलेटर्स हुआवे पर लगे बैन को हटा दिया और उसको देश के 5G नेटवर्क बिल्ड करने की इजाजत दे दी गई। हालांकि चाइना का कहना है कि वो ये सब केवल दोनों के इकोनॉमिक टाइज को मजबूत करने के लिए कर रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस सब के पीछे चाइना के डीप पॉलिटिकल इंटरेस्ट छुपे हुए हैं। हालांकि वो यहाँ यूएस को डायरेक्टली चैलेंज नहीं कर रहा है, लेकिन यूएस के बैकयार्ड में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाकर चाइना यूएस की हेजेमोनिक टेंडेंसीज को चोट पहुंचा रहा है और खुद को यूएस से ज्यादा कैपेबल और ट्रस्टेबल पार्टनर शो करना चाहता है। चाइनीज लीडर्स इन रिलेशंस को विन विन सिचुएशन और दोनों को ट्रस्टेड फ्रेंड फॉरएवर जैसे एडजेक्टिव से पुकारते हैं। 2001 में चाइनीज प्रेसिडेंट जियांग जेमिन की फेमस 13-डे टूर के बाद से चाइना की यहाँ डजन्स ऑफ हाई लेवल पॉलिटिकल विजिट्स हो चुकी हैं। 2013 में पावर में आने के बाद से अब तक प्रेसिडेंट शी इस रीजन को 11 बार विजिट कर चुके हैं। इतना ही नहीं, 2015 से अब तक प्रेसिडेंट शी जिनपिंग कम्युनिटी ऑफ लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन स्टेट्स यानी CELAC की 3 समिट्स में खुद पार्टिसिपेट कर चुके हैं। CELAC एक रीजन वाइड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा मौजूद नहीं है। अर्जेंटीना, ब्राजील, चिले, इक्वाडोर, मेक्सिको, पेरू और वेनेजुएला के साथ तो चाइना कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी फॉर्म कर चुका है। ये एक स्पेशल डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप होती है जो 2 क्लोज कंट्रीज ही एक दूसरे के साथ साइन करते हैं। इसके अलावा 2018 में चाइना ने इस रीजन को अपने फ्लैगशिप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करने का न्योता भी दिया है। फरवरी 2022 में अर्जेंटीना लैटिन अमेरिका की 33 कंट्रीज में से BRI को ज्वाइन करने वाली 21st कंट्री बन चुकी है। इसके थ्रू चाइना को इस रीजन में और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल जाता है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना लैटिन अमेरिकन कंट्रीज का इस्तेमाल करके ताइवान को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी मनी पावर के थ्रू इन कंट्रीज को ताइवान से उसके रिलेशन कट करके चाइना को रिकॉग्नाइज करने का प्रेशर बना रहा है। आपको बता दें कि विश्व भर में जो 14 कंट्रीज ताइवान को रिकॉग्नाइज करती हैं, उनमें से 8 कंट्रीज इसी रीजन को बिलोंग करती हैं। बाकी बची हुई 25 LAC कंट्रीज मेनलैंड चाइना को रिकॉग्नाइज करती हैं। पनामा, डोमिनिकन रिपब्लिक और एल सल्वाडोर ने 2017 और 2018 में ताइवान का रिकॉग्निशन ड्रॉप किया और चाइना को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया। निकारागुआ ने 2021 में ताइवान के साथ अपने टाइज कट करके PRC को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया। हाल ही में अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट फर्नांडेज ने भी बीजिंग की वन चाइना पॉलिसी को इंडोर्स करके ताइवान और मेनलैंड चाइना के रीयूनिफिकेशन को सपोर्ट किया है। इसके बदले चाइना ने डिस्प्यूटेड फाल्कलैंड आइलैंड पर अर्जेंटीना के क्लेम्स को इंडोर्स किया। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसा करके चाइना ने इस रीजन में क्यूबा, निकारागुआ और वेनेजुएला जैसी कंट्रीज के ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट्स को सपोर्ट किया है। यहाँ पर उसको अपने गवर्नेंस स्टाइल को प्रमोट करने का मौका मिल जाता है। बात करें सिक्योरिटी रिलेशंस की, तो यहाँ चाइना
आर्म्स सेल्स, मिलिट्री एक्सचेंजेस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में एक्टिवली इंगेज कर रहा है। 2006 में जब से यूएस ने वेनेजुएला के साथ आर्म्स सेल्स को बैन किया है, उसके बाद से वेनेजुएला इस रीजन में चाइनीज मिलिट्री हार्डवेयर का सबसे बड़ा कस्टमर बन के उभरा है। 2009 से 2019 तक चाइना ने वेनेजुएला को 615 मिलियन के वेपन सेल किए हैं। इसके अलावा बोलिविया, क्यूबा और इक्वाडोर ने भी चाइना से मिलियंस ऑफ डॉलर्स के मिलिट्री एयरक्राफ्ट, ग्राउंड व्हीकल्स, एयर डिफेंस रडार्स और असॉल्ट राइफल्स परचेज किए हैं। इसके अलावा इस रीजन में चाइना की बढ़ती मिलिट्री प्रेजेंस हैती में चल रहे चाइनीज पीस मेकिंग ऑपरेशंस में भी देखी जा सकती है। इसके अलावा चाइना ने बोलिवियन पुलिस डिपार्टमेंट को एंटी राइट गियर और मिलिट्री व्हीकल्स भी प्रोवाइड किए हैं। हालांकि चाइना के मुताबिक इस एंगेजमेंट का मतलब किसी थर्ड पार्टी को टारगेट करना नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस रीजन की कुछ ऑथोरिटेटिव रेजिम्स के पास चाइनीज मिलिट्री सपोर्ट उनकी स्टेबिलिटी के लिए खतरा बन सकता है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये सब एक नए जियोपॉलिटिकल चेस गेम की ओर इशारा कर रहा है, जहां चाइना अपने बिगेस्ट राइवल यूएस को उसी के बैकयार्ड में चैलेंज कर रहा है। लेकिन इन सब के पीछे एक बड़ा कारण और भी है। चाइना की नजर इस रीजन की सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज पर भी है, और ये आइडिया एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्रूशल सेक्टर में की जा रही इन्वेस्टमेंट से साफ पता लगता है। आइए इन पर एक नजर डालते हैं। 2000 से 2018 तक चाइना ने लैटिन अमेरिका के रॉ मटेरियल्स जैसे कि कोल, कॉपर, नेचुरल गैस, ऑयल और यूरेनियम की रिफाइनरीज और प्रोसेसिंग प्लांट्स में $73 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं। चाइनीज एनर्जी फर्म पावर चाइना 15 लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में 50 ऐसे मैसिव एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं, जिनकी इन्वॉल्वमेंट और हेल्थ कॉस्ट काफी ज्यादा बताई जा रही है। इतना ही नहीं, चाइना डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ मेजर सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स भी फंड किए हैं। अर्जेंटीना में जुजुई में मौजूद लैटिन अमेरिका का लार्जेस्ट सोलर प्लांट और क्यूबा का प्विंटा सीरा विंड फार्म इसके दो मेन एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा लिथियम सेक्टर इस दोनों के मैसिव एंगेजमेंट का एक फ्रेश एग्जांपल है। अर्जेंटीना, बोलिविया और चिले का लिथियम ट्रायंगल दुनिया के आधे से ज्यादा लिथियम रिजर्व स्टोर करता है। लिथियम, जिसको व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस का एक की कंपोनेंट है। इसको विंड और सोलर एनर्जी को स्टोर करने वाली बैटरीज और ईवी में यूज किया जाता है। आपको बता दें कि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा बैटरी मैन्युफैक्चरर है। चाइना आज वर्ल्ड का 60% लिथियम कंज्यूम करता है। चाइनीज कंपनीज गैनफेंग लिथियम और तियानकी लिथियम इस एरिया के लिथियम सेक्टर के डोमिनेंट प्लेयर्स बन चुके हैं। अर्जेंटीना में गैनफेंग लिथियम के मेजर प्रोजेक्ट्स का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। उदाहरण के तौर पर सेल्टा के मैरियाना लेक प्रोजेक्ट में गैनफेंग लिथियम 89% शेयर होल्ड करता है। 2020 में गैनफेंग लिथियम ने मेक्सिको में एक लिथियम बैटरी रिसाइकलिंग प्लांट का कंस्ट्रक्शन भी अनाउंस किया था। बीजिंग ने यहां लगभग $4.5 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं। चाइना का कहना है कि ये रीजन आने वाले सालों में लिथियम की बढ़ती ग्लोबल डिमांड को पूरा करने के लिए रेडी नहीं है, और चाइनीज इन्वेस्टमेंट उसकी इसी कैपेसिटी को बिल्ड करने में मदद कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर ग्लोबल कम्युनिटी अपने क्लाइमेट गोल्स की तरफ बढ़ती है तो 2040 तक लिथियम की डिमांड 4000% तक ग्रो करने वाली है। जी हाँ, 4000%। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि चाइना यहाँ अपना स्ट्रेटेजिक फ्यूचर भी सिक्योर करना चाहता है, और इसी वजह से कई लिथियम इंपोर्टिंग कंट्रीज लिथियम इंडस्ट्री में चाइना की डोमिनेंस को लेकर कंसर्न्ड हैं। एनर्जी के अलावा अभी हम देख ही चुके हैं कि चाइना इस रीजन के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जैसे कि डैम्स, पोर्ट और रेलवेज में कितनी मैसिव इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसके अलावा उसका मेजर फोकस यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, स्मार्ट सिटीज और हुआवे के थ्रू 5G टेक्नोलॉजी के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर है। सेवरल वार्निंग्स के बावजूद आज अर्जेंटीना और ब्राजील समेत कई देश अपने सेलुलर नेटवर्क्स के लिए हुआवे पर डिपेंडेंट है। दोस्तों, अब ये तो जाहिर है कि यूएस यहाँ चाइना के बढ़ते फुटप्रिंट से खुश नहीं रहने वाला है। हालांकि प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश और ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन इस रीजन में चाइनीज इन्वेस्टमेंट को पॉजिटिवली ट्रीट करते थे, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस पर एक स्ट्रिक्ट अप्रोच अडॉप्ट किया। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का मानना था कि यूएस इस हेमिस्फीयर में अपनी पोजीशन का एडवांटेज लूज कर रहा है और इस ट्रेंड को जल्द से जल्द रिवर्स करना होगा। इसके चलते उन्होंने इस रीजन की कई कंट्रीज को सैंक्शन किया और यहाँ मौजूद
कई रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की फंडिंग भी कट की। कुछ एनालिस्ट का कहना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का ये हार्ड लाइन अप्रोच इस रीजन को बीजिंग के और भी क्लोज ले गया है। खैर, आज प्रेसिडेंट बाइडेन भी इस रीजन में चाइना को एक स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर की तरह देखते हैं। चाइनीज BRI की बढ़ती प्रेजेंस को काउंटर करने के लिए हाल ही में हुई G7 समिट में प्रेसिडेंट बाइडेन ने बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इस इंटरनेशनल इकोनॉमिक इनिशिएटिव ने लैटिन अमेरिका जैसे लो एंड मिडिल इनकम रीजन्स में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना एक मेजर कंपोनेंट है। प्रेसिडेंट बाइडेन का कहना है कि यूएस इस रीजन में अपनी पोजीशन रीगेन करने पर पूरी कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर यूएस के लॉस्ट ट्रस्ट को रीगेन करने में जो बाइडेन कितने सफल हो पाएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन वो जो भी हो, पर यहाँ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि आज किसी भी एक देश के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंड करना किसी भी सूरत में ठीक नहीं है, स्पेशली तब जब बात आपकी इकोनॉमी और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी हो। कोरोना वायरस पैंडेमिक और अब यूक्रेन वॉर ने इस रियलिटी को चीख चीख कर बयां किया है। ऐसे में इस रीजन को चाहिए कि ये खुद को इंडिया जैसे रिस्पॉन्सिबल और ट्रस्टेबल पार्टनर्स की तरफ डाइवर्सिफाई करे। हालांकि पिछले कुछ सालों में इंडिया ने भी इस रीजन में अपने फुटप्रिंट्स एक्सपैंड किए हैं, लेकिन चाइना की इमेंस प्रेजेंस हमेशा एक चैलेंज के रूप में उभरी है। ऐसे में अगर ये रीजन इंडिया से आने वाला मॉडेस्ट ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स को बूस्ट करे तो इंडिया को यहाँ चाइना के ऊपर एक लॉन्ग टर्म एडवांटेज मिल सकता है। तो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस जहां पर हमने डिस्कस किया कि कैसे चाइना यूएसए को बीट कर रहा है उसके ही बैकयार्ड में, यानी कि साउथ अमेरिका में। और जैसा कि वीडियो के पहले भाग में बताया गया कि इस वीडियो की यूपीएससी मेंस के हिसाब से भी काफी ज्यादा रेलेवेंस है, तो उसी रेलेवेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। एंड द क्वेश्चन इज, critically analyze the prospects of India-South America cooperation amidst global economic slowdown. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।